वेलकम एक नाज़रीन सगल रहे हैं कुछ करंट इश्यूज़ के हवाले से जेके ओवरऑल पाकिस्तान से डेफिनेटली इफेक्ट करे सकन था। ग्रीक के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूरोपियन यूनियन अंदर डेट क्राइसिस जो मसलो, उनका अमेरिका की तरफा जो बयान आयो आज बराक ओबामा जो सदर उन्होंने इहो भी चयो तो अमेरिका में डेट क्राइसिस जा इशू काफ़ी जो सो देर से सॉल्व थी सकन था या मुश्किल भी काफ़ी मुश्किलात अचन थियूं। स्टूडियो में अयूब महर साहब असां सां मौजूद हैं। डॉक्टर अयूब महर साहब का यही क्वेश्चन पूछते डॉक्टर साहब, अब अमेरिका में ठीक है कल IMF का हेड चेंज हुआ, एग्जैक्टली आज के दिन यूरोपियन यूनियन से ये बयान आ रहा है, अमेरिका से भी ये बयान आ रहा है कि डेट क्राइसिस का मसला गंभीर होता जा रहा है या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसे सॉल्व करने में, इसको आप फिर कैसे लिंक करेंगे? मेरा ख्याल इसको लिंक नहीं किया जा सकता, इसको लिंक करने की ज़रूरत भी मैं नहीं समझता कि होगी। उसकी वजह ये कि IMF का जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया कि बेसिकली ट्रेड फाइनेंसिंग और ट्रेड डेफिसिट से उसका रिलेशन है, जबकि इन यूरोपियन यूनियन का और पार्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स का जो डेट क्राइसिस वाला प्रॉब्लम है, वहाँ पहले तो एक गलतफहमी है लोगों को हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कॉन्टेक्स्ट में, मैं उसको चाहूँगा कि क्लियर कर दूँ। सही। हम जब बात करते हैं यहाँ पे लोकली, हमारे यहाँ जो डेट है, पाकिस्तान के डेट बहुत बढ़ गए हैं, जब ये स्टेटमेंट दी जाती है तो हमारे जहन में क्लियर होता है बहुत कि इससे मुराद वो लोन्स हैं, वो डेट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोन लिए हैं। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ने लिए हैं, चाहे वो IMF से हैं, वर्ल्ड बैंक से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, वो उन लोन की बात करते हैं। समटाइम जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि अमेरिका या यूरोपियन यूनियन ने तो हमसे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा डेट लिए हुए हैं, ठीक है, तो वो हम इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहे होते, ये गलतफहमी है। सही। पाकिस्तान में डेट्स का मतलब गवर्नमेंट ने डेट लिए हैं, लेकिन जब ये स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन यूनियन के मुतालिक कहा जाता है कि वहाँ डेट क्राइसिस बहुत बढ़ गया है, तो इससे मुराद होती है उनका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने जो डेट्स लिए हुए हैं, ठीक, उनकी कंपनीज ने जो डेट लिए हुए हैं, उनकी मल्टीनेशनल हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिजनेस सेक्टर है, उन्होंने एक्सटर्नल लोन लिए हुए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, या अपने बॉन्ड इशू किए हुए हैं दूसरे मुल्क जो कंट्रीज़ हैं, उसमें अरब कंट्रीज़ भी हैं, दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, उनकी पब्लिक से लोन लिया हुआ है। सही। तो उनके क्राइसिस तो हैं अपनी जगह कि वो डेट्स बहरहाल उनको पे कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल करेंसी में पे करने पड़ेंगे। वो डेट अमेरिका के भी मैनेजेबल नहीं रहे, जो आज का बयान है ओबामा का, यूरोपियन यूनियन में भी वो डेट्स जो हैं वो एक क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। इसको, इस सारे को अगर आप लिंक करें, इस सारे सिनेरियो को, कि ये जो डेट्स हैं बेसिकली जो इकॉनमी होती है वो रियल इकॉनमी होती है, कमोडिटीज जो प्रोड्यूस हो रही हैं। क्राइसिस में समझता हूँ शुरू हुआ था ये यूरोपियन यूनियन के बाद नहीं हुआ, बल्कि आप बहुत अर्लियर स्टेज 10-15 साल पहले जाएं तो जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे जो कमोडिटीज़ हैं उनके स्टॉक्स वो रखते थे, मेंटेन रखते थे कि अगर कभी ये कमोडिटीज प्रोड्यूस नहीं होती तो इनके स्टॉक्स हमारे पास या शॉर्टेज हो तो शॉर्टेज होंगे, उसमें फूड आइटम खास तौर पे डेफिनेटली शुगर है, शुगर केन है, फूड सिक्योरिटी है, वीट है, कॉटन इवन है। जब कम्युनिज्म का जो जिवाल आया, उसमें कम्युनिज्म में मेन मसला ये था कम्युनिस्ट कंट्रीज में कि वहाँ कमोडिटीज की शॉर्टेज हो गई थी और कमोडिटीज प्रोड्यूस भी नहीं हो रही थी। तो उसमें जो पहली एग्जांपल आती है कि जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का इंटीग्रेशन हुआ था तो उस वक्त वेस्ट जर्मनी के पास फूड्स आइटम के 3 साल के स्टॉक्स मौजूद थे और ईस्ट जर्मनी में क्राइसिस था। तो वो बेसिकली सारा जो फूड्स का स्टॉक्स था वो ट्रांसफर किया गया ईस्ट जर्मनी में फौरी तौर पे। और यही फिर जब इकोनॉमीज मर्ज करने लगी, यूरोपियन यूनियन बनी, तो वो जो स्टॉक्स जिन कंट्रीज के पास थे, वो स्टॉक्स जिन कंट्रीज में शॉर्टेज थी वहाँ कंज्यूम होने थे। ठीक। इसने मार्केट में एक इंडिकेटर दिया। इंडिकेटर ये था कि अब कमोडिटीज की जो प्राइजेस हैं फ्यूचर में वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब इन कमोडिटीज के तो स्टॉक्स नहीं है। सही। तो अगर क्राइसिस हुआ, लोगों को स्टॉक्स तो करने हैं, तो अगर शॉर्टेज होगी तो प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह से एक ट्रेंड बन गया कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं खास तौर पे, इनकी प्राइजेस फिर इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से बढ़ना शुरू हुई। ठीक। उसने एक फूड क्राइसिस को क्रिएट किया। सही। और इन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए डेट्स भी क्रिएट हुए, कंपनीज ने डेट्स लिए और डेट्स भी क्रिएट होता गया। आज उसकी वजह से फूड क्राइसिस है, फूड आइटम्स की प्राइसेस इंटरनेशनली जो बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ जो कॉटन ग्रोअर है या शुगर केन ग्रोअर है या वीट है, राइस है, जो हमारे यहाँ जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो हमारे यहाँ तो मैं कहता हूँ हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। इंटरनेशनली डिमांड सप्लाई की इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो चुकी है। सही।
तो वो इंटरनेशनली तो क्राइसिस हो रहा है, और डिमांड की वजह से हमें प्राइसेस भी काफी सारे अच्छे मिल रहे हैं। पहले डिमांड आधी दुनिया में थी, वो जो आधी कम्युनिज्म वर्ल्ड है उसका इससे लिंक नहीं था, ठीक, वो इंटरनली अपनी शॉर्टेज को मैनेज करते थे। अब वो लिंक हो गया है, एक ही वर्ल्ड बन गई है, तो वो पूरी दुनिया को वो ट्रांसफर होनी है कमोडिटीज, तो उसकी वजह से डेट क्राइसिस हुआ। और ये जो सर्विसेज इंडस्ट्री होती है जिसमें टूरिज्म है, माइग्रेशन है, एयर इंडस्ट्री है, ये तो ग्रो करती है अगर कमोडिटी सेक्टर डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस कर रही है, रियल कमोडिटीज, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है, उसी से ये पूरा साइकिल सारा कुछ इंटरलिंक तो है, इंटरलिंक है, सही। तो उसकी वजह से करिए। इस पे क्या समझ रहे हैं आपके जो डेट क्राइसिस अमेरिका में या यूरोपियन यूनियन में हो रहे हैं, अब 15-20 साल पुरानी बात, जैसे वो सिस्टम एक स्टार्ट हुआ वहां से क्राइसिस भी स्टार्ट हो गए, क्राइसिस। अब क्या समझते हैं कि ये क्राइसिस, एक बयान तो ये है कि ठीक है ये मुश्किल है सॉल्व करना, तो क्या समझते हैं कोई सोल्यूशन है इसका, और ओवरऑल पाकिस्तान में क्या इफेक्ट होना है इसका? इसका देखिए पाकिस्तान में यकीनन इफेक्ट दो तरह से आएगा। एक तो ये कि कमोडिटीज की प्राइसेस पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं बढ़ रही हैं, ठीक है, फूड आइटम्स की खास तौर पर। पहले इन्फ्लेशन जो होता था वो फूड आइटम में नहीं होता था, दूसरी चीजों में होता था। बिल्कुल। गुज़िश्ता 3-4 साल से अब देखें आप, यहाँ भी ऑब्जर्व हम कर रहे हैं कि फूड की प्राइसेस ज्यादा बढ़ती हैं, दूसरा जो इन्फ्लेशन होता है वो कम होता है, सीपीआई कम बढ़ता है, सेंसिटिव प्राइस ज्यादा बढ़ता है, ठीक। तो वो एक क्राइसिस, एक तो ये आ रहा है। दूसरा, जब डेट क्राइसिस हो गया है तो उससे यकीनी तौर पर इंटरेस्ट रेट तो फिर इंक्रीज होंगे, तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, फाइनेंसिंग की, कैपिटल की कॉस्ट बढ़ेगी। पाकिस्तान के केस में भी वो सिनेरियो होगा, और जो ट्रांसफर डेट्स होते थे पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पाकिस्तानी बैंक्स में या पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज में कैपिटल का एक क्राइसिस आ सकता है। वो कैपिटल का फ्लो उस तरह से अब नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेट्स में नहीं आएगी। इंटरनेशनली इसको मैनेज करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो बेसिकली डेट्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसमें गवर्नेंस का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इशू आएगा, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम तो रहेंगी, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए गवर्नेंस चेंज करनी पड़ेगी कि डेट्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना। इसके अलावा कोई सोल्यूशन जो है वो अभी तक उनको भी सामने नहीं आया, ना कोई डिस्कस हुआ, क्योंकि अगर इशू सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन उनके सामने आ जाता तो डेफिनेटली ये आज इस तरह से कमेंट ना करते, होता है ना, ये कमेंट ना करता। अगर उनको सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से उनको सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, और जो सोल्यूशन आप बताएं डेफिनेटली ये भी एक हिस्सा है। इम्प्लीमेंट किया है कि बैंक्स को ऑनरशिप दे दी, जापान में ये हो चुका था बहुत अर्सा पहले, कि जापान में जो बैंक्स हैं वो इंडस्ट्री की ऑनरशिप उनके पास चलेगी, वो खुद ही डेट्स के बजाय वो इक्विटी शेयर होल्डर बन गए। तो इस तरह का अगर वो कोई इशू आता है और उसका सोल्यूशन आता है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट्स जो होती है, हमारे यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट का साइज बहुत बड़ा होता है इकोनॉमी से अगर आप रिलेट करें, उनके यहाँ कैपिटलिज्म में तो मेनली प्राइवेट सेक्टर होता है ना, तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसमें गवर्नमेंट का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता कि गवर्नमेंट उसको फंड कर पाएगी, गवर्नमेंट फंड नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर ही के जरिए मैनेज करना होगा, और उसमें अदरवाइज उनकी स्टॉक मार्केट तक जब ये क्राइसिस पहुंचेगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर उस पर अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा इशू बन सकता है अगर इंडस्ट्री क्लोज डाउन होना शुरू हो। सही। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन IMF की जब हम बात करें तो मेरे जहन में एक दूसरा क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि जब हम, क्योंकि ये स्टेटमेंट हफीज शेख साहब की कॉन्फ्रेंस में थर्ड स्टेटमेंट ये भी थी कि जो हमारी इकोनॉमी में डिस्टर्बेंसेज आई हैं, या जो हमारी ग्रोथ GDP रेट हमारा नहीं बढ़ सका, 2.4 पे रह गया, तो उसकी एक वजह उन्होंने ये भी बताई थी कि डॉलर की मूवमेंट की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी डिस्टर्बेंसेज आई हैं। अब एक दौर था जब हम अगर कर्जा लेते थे किसी से भी, वर्ल्ड बैंक हो या IMF, हम पाकिस्तानी रुपये में लेते थे, फिर पाकिस्तानी रुपये में ही वापस करते थे। मेरे ख्याल से सात साल के दौर की बात है ये, जब उनके गुजरने के बाद फिर या उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि उन्होंने डॉलर में कन्वर्ट किया। अब जब हम कर्ज ले रहे हैं तो डॉलर में ले रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, पे बैक कर रहे हैं तो वो भी डॉलर में कर रहे हैं। अगर हम 84 पे वो ले रहे हैं और 86 प्राइस हो चुकी है फॉर एग्जांपल, तो हमें ज़्यादा वो रुपीज़ में पे करना पड़ रहा है। इसके क्या वजूहात हैं कि हम पाकिस्तानी रुपये को छोड़कर डॉलर में कन्वर्ट हुए थे, और क्या ये सिस्टम अभी इम्प्लाई हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है वो हमारा ऑप्शन नहीं था, वो जो लेंडिंग कर रहा है, जो लोन देने वाला है, वो उसका ऑप्शन होता है कि वो किस करेंसी में लोन देने के लिए तैयार है। ठीक, तो उसमें रुपीज़ में वो नहीं देते, इवन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो भी फॉरेन करेंसी में आती है, और जाते वक्त भी उनको फॉरेन करेंसी में वो वापस ले जाते हैं। टोटल कन्वर्टेबिलिटी है इकॉनमी में, तो उसमें हम रुपये में हम नहीं एम्फेसाइज नहीं कर सकते कि हम रुपये में लोन लेंगे। रुपये में जो लेंडर है वो कहता है रुपीज़ तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो डॉलर्स हैं, तो उसमें है। लेकिन उसका मैं समझता हूँ, मैं इससे एग्री नहीं करता फाइनेंस मिनिस्टर के बयान से कि वो एक मेन रीज़न था। वो एक मेन रीज़न इसलिए नहीं था कि जो डॉलर का रेट बढ़ा है रुपये के मुकाबले में, वो माजी में इससे कहीं ज़्यादा बढ़ता रहा है, ठीक, अभी इतना नहीं बढ़ा है।
और डॉलर तो खुद इंटरनेशनली जो है क्राइसिस में रहा है। दूसरी करेंसीज के मुकाबले में डॉलर तो डिप्रिसिएट होता रहा है। डॉलर कोई बहुत अप्रिसिएट होने वाली करेंसी गुज़िश्ता 10 सालों में नहीं रही, तो वो एक क्राइसिस नहीं रहा। दूसरा एक और जो आर्गूमेंट है कि एग्रीकल्चर का हम बताते हैं कि फ्लड क्राइसिस की वजह से जीडीपी का ग्रोथ डिक्लाइन किया। देखिए ऐसा अगर होता तो एग्रीकल्चर जीडीपी का रेट डिक्लाइन करना चाहिए था। एग्रीकल्चर नहीं का डिक्लाइन नहीं किया, इंडस्ट्री का रेट जो है वो नेगेटिव में चला गया है। तो मेनली जो क्राइसिस है वो किसी और सेट पर है, हमें वहाँ बहरहाल तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, डेट क्राइसिस का जो आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, उनका डेफिनेटली इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आना है फूड प्राइसेस के अंदर। अब पाकिस्तान को यहाँ पे क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को देखिए, मैं तो समझता हूँ अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमारे पास फूड आइटम का मसला नहीं है। ठीक, इसलिए कि हम फूड बाहर से बाई नहीं करते, जो मेन क्रॉप्स हैं हमारी वो हम इंडिजिनसली प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान में जितने भी इशूज़ हैं वो ह्यूमन रिसोर्स या उनकी गवर्नेंस से रिलेटेड है। जितने भी इशूज़ हैं हम उसको बाद में फिजिकल या मॉनेटरी का नाम दे लेते हैं। उन इश्यूज़ में सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ फूड आइटम्स या क्रॉप्स की इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई अभी तक प्रॉपर सिस्टम नहीं बन सका। इस पर मीडिया भी शोर मचाता रहा है। गंदुम ज़ाय हो जाती है, बारिशें होंगी, वो स्टेशनों पे रखी हुई है तो वो ख़राब हो जाएगी। कॉटन का हम यही करते हैं, ख़राब हो जाती है। यही प्रॉब्लम शुगर केन के साथ हो सकती है। शुगर केन अगरचे पानी से ख़राब नहीं होगी, फ्लड से ख़राब नहीं होगी, लेकिन उसको अभी एक क्राइसिस ये आ रहा है कि जो लोकल शुगर की इंडस्ट्री है वो बाई नहीं कर रही है। वो अभी ग्रोअर के पास ही रखी हुई है। तो वो एक टाइमली उसको बाई करना चाहिए ताकि फार्मर्स जो है वो उसकी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर सकता। राइट, टाइमली क्रशिंग होगी तो उनको सप्लाई और डिमांड का वो सही और उनको पेमेंट सही है। उनकी लिक्विडिटी का मसला होता है ग्रोअर्स की, उसको टाइमली लिक्विडिटी उसकी इंप्रूव होनी चाहिए, उसको पेमेंट होनी चाहिए। हमने देखा कि अक्सर उनके बारे इतना रश लगा होता है कि वो हम खुद परेशान होते हैं कि ये मसला कब रिजॉल्व होगा। एग्जैक्टली, तो मसला वही हो रहा है कि हम बेसिकली इन्वेंट्री तो मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं ना। इस इन्वेंट्री के लिए मैनेजमेंट होनी चाहिए कि शुगर केन जो है वो शुगर इंडस्ट्री के पास ट्रांसफर जल्दी से जल्दी हो ताकि वो इसको इन्वेंट्री होल्ड करें। ग्रोअर अच्छा, ये सिर्फ शुगर केन में नहीं है बल्कि हमारे हर उसमें अगर हम वीट में साइक्लोस बना दे उस जगह पर जहाँ पर वीट हमारी प्रोड्यूस हो रही है, उसको बजाय के कराची के गोडाउन्स में, बजाय के अर्बन सिटीज के गोडाउन्स में ले जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बर्दाश्त करें, उसको वहीं पे अगर हम स्टोर कर ले तो वो भी बेहतर रहेगा। तो फूड सिक्योरिटी के मामले में तो हम बहुत पीछे हैं। बहुत 70s में मैं समझता हूँ फिर भी कुछ जो था हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का था जिसको हमने इम्प्रूव नहीं किया। सही, और वो आज इस हालत में कि हमारे पास स्टोर करने की जगह नहीं होती। तो जबकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड में फूड क्राइसिस है, हमें लाजमी तवज्जो देनी होगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर। राइट। अच्छा, प्रोग्राम में आखिरी मिनट बचा है तो इस पे क्या ऐसी कौन सी हम जो है वो मैकेनिज्म स्टार्ट करें कि ये सारी चीज़ें हो पाएँ? सबसे पहले मैं समझता हूँ हमें सप्लाई साइड पे जाना होगा और सप्लाई साइड पे जो फूड क्राइसिस को कंट्रोल फ्यूचर में बचने के लिए ज़रूर स्टोर करें। इसको ये नहीं कि बच रहा है तो जल्दी में एक्सपोर्ट कर दें, उसको मैनेज करें। और दूसरा ये चीज़ जहन में रखते हुए पॉलिसी बनाएं कि अब इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड में इंक्रीज हो सकते हैं और डेट क्राइसिस मौजूद है। उसमें हमें जो भी पॉलिसी बनानी है हमें इक्विटीज़ की फाइनेंसिंग पर आना है, लोकली भी इक्विटी मार्केट पे हमें अब तवज्जो देनी होगी। सही, तो हम कह सकते हैं कि कमिंग जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस बिल्कुल हैं। वो तो मेरा ख्याल में अगर ये क्राइसिस ना होता वो तो जब नहीं बढ़ाना चाहिए था, मैं उस वक्त भी बढ़ाते रहे। सही। और अभी जो है मॉनेटरी अथॉरिटीज़ कह चुकी हैं कि हम नेक्स्ट पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, वो ऑलरेडी एक उन्होंने इंडिकेशन दे दी। बट ये उन्होंने कहा था कि 14 to 15 बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो अब तो चांसेस कुछ बढ़ने और ज्यादा बढ़ने के लग रहे हैं। वो यकीन, मुझे एक चीज़ का बहरहाल यकीन है कि वो बढ़ाएंगे इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज नाज़रीन, ओवरऑल जेके डेट क्राइसिस हली रहिया डेफिनेटली पाकिस्तान ते असर पवंदो। अगेन असांजी इहा ई गवर्नमेंट खां रिक्वेस्ट रहंदी, न सिर्फ़ असांजी बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान जी तरफ़ खां त फूड सिक्योरिटी अंदर पंहिंजो पाण खे सिक्योर कयो वञे त जीअं हिननि क्राइसिस खां असां बची सघूं। इन खां अलावा पॉलिसीज़ खे हिकु दफ़ो ॿी रिवाइज़ करे इन्हनि शयुनि मथां अमल दरामद करणु खपे। पंहिंजे व्यूज़ कमेंट्स ऐं क्वेश्चन्स लाइ इवन तव्हां असांखे ईमेल करे सघो था biztoday@ktntv.tv ते। अॼु के प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थियो। इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़ुहैब काका खे। अल्लाह हाफ़िज़।